स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आप जानते हैं दोस्तों कि बहुत कुछ चल रहा है इस देश में, दुनिया में, और उन खबरों को ब्रेकिंग के साथ आप तक पहुंचाना और पहुंचाते रहे हम, हमारा कर्तव्य है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इसके जरिए हिंदुस्तान में क्या कुछ हो रहा है और उस पर निगाहें हमारी टिकी हुई हैं। राहुल गांधी विदेश गए हुए थे, जर्मनी में थे। जर्मनी ऐसे भी जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो यहां हलचल मच जाती है, खासकर बीजेपी और आरएसएस का जो कुनबा है वो परेशान हो जाता है। और इस बार फिर राहुल गांधी ने इस कुनबे को परेशान कर दिया है, क्योंकि बर्लिन में राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है उसको लेकर आज सुबह से बीजेपी हमलावर है राहुल गांधी के ऊपर। लेकिन राहुल गांधी ने कहा क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कह दिया है कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे जो ऑपरेशन सिंदूर जो था, जिसको युद्ध का रूप दिया गया, उस युद्ध को मेरे कारण रोका गया, दोनों देशों ने रोका। और खासकर आसिम मुनीर जो वहां के आज की तारीख में सब कुछ है कहें तो, उन्होंने फील्ड मार्शल ही कह रहे हैं ना आजकल, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्यों तारीफ कर रहे हैं ये भी समझेंगे हम। लेकिन उसके अलावा महाराष्ट्र की सियासत में भी भूचाल मचने वाला है, ऐसा दिखाई दे रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। और बात हम बिहार की भी करेंगे कि बिहार में क्या कुछ चल रहा है। और खासकर बिहार में जब नीतीश बाबू बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली आए, अब ऑलरेडी पटना पहुंच चुके हैं, दिल्ली आकर उन्होंने प्रधानमंत्री से लगभग 1.5 साल बाद मुलाकात की है, उसके क्या मायने रहे। और एचएम यानी होम मिनिस्टर से भी उनकी मुलाकात हुई, और उसके क्या मायने हैं। क्या अब नीतीश बाबू उसी राह पे चल रहे हैं जिस राह पर चंद्रबाबू नायडू चलते थे? ये और इन सब के बीच नीतीश बाबू के ही कुनबे का एक दूसरा साथी, उनका दूसरे दल का नेता यानी हम का नेता, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का नेता जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं देश वहां के बिहार के, उनको अब कमीशन खोरी की लत क्यों लग गई है, इस पे भी हम समझेंगे, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि कमीशन मिलता है। तो ये सारी बातें हम इस चर्चा में लेकर आ रहे हैं। और इसके अलावा निगाहें हमारी उधर भी टिकी हुई हैं, बांग्लादेश की घटना और बांग्लादेश के घटनाक्रम, उसमें एक हिंदू के साथ जो कुछ हुआ है, और उस पर यहां दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के सामने विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन चल रहा है। इन सब पर निगाहें, एक कहें तो कुछ लाइन में आज क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है, किन पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, किन खबरों को और विस्तार से आप तक लेके आने वाले हैं, वो सब बता रहे थे आपको। लेकिन सबसे पहले बात हम करते हैं अविनाश राहुल गांधी की, क्योंकि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं, जैसा मैं शुरुआत में कह रहा था, विदेश जाते हैं, यहां हलचल मच जाती है। आज सुबह से बीजेपी के लोग, बीजेपी के प्रवक्ता राहुल गांधी पर फिर से हमलावर हैं। और राहुल गांधी वहां जब थे बर्लिन में, उन्होंने वहाँ के स्टूडेंट्स से, वहाँ के कुछ बुद्धिजीवियों से जो बातचीत की, उन्होंने जो अपनी बातें रखी हैं, उन बातों में वो जो हिंदुस्तान की बात कर रहे थे, खासकर नरेंद्र मोदी की सरकार की बात कर रहे थे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ हार्टी स्कूल है, उस स्कूल में पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ लिसनिंग, इस पे उन्होंने अपनी बात रखी है। और उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, और खासकर नरेंद्र मोदी, इनका ये पूरा का पूरा ग्रुप, ये धीरे धीरे संविधान को खत्म करने की ओर बढ़ रहा है। लेकिन विपक्ष बहुत मजबूती के साथ यहां डटकर खड़ा है। एक बात तो ये, दूसरी बात वो कह रहे हैं कि हरियाणा का चुनाव हमने जीता था, और इस बात को वो दमदारी के साथ रख रहे हैं कि हरियाणा का चुनाव हमने जीता था। लेकिन क्या कुछ और है ये समझे, उससे पहले एक बाइट सुनाना चाहता हूं। पहले इस बाइट को सुनिए, राहुल गांधी की अलग अलग बाइट्स हैं, क्योंकि ये लंबा कार्यक्रम, लगभग 1.25 घंटे का कार्यक्रम था। और इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने अपनी बात रखी थी। अपनी बात रखने के बाद उन्होंने सवालों का जवाब दिया, और बहुत विस्तार से जवाब दिया है। इस पे भी बात करेंगे। राहुल गांधी यहां पर यह भी कहते हुए नजर आए कि उनका जब परिचय दिया गया तो परिचय में यह बताया गया कि राहुल गांधी दक्षिण से उत्तर यानी साउथ से नॉर्थ की ओर 3780 किलोमीटर या लगभग 3800 किलोमीटर चले, फिर उसके अलावा इधर चले ईस्ट से वेस्ट की ओर, और
टोटल 8,000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की, पैदल यात्रा की। इसको उन्होंने बाद में अपने संबोधन में, उद्बोधन में उन्होंने सुधारा है। उन्होंने कहा है कि नहीं, आपने जो मेरा परिचय दिया, उस परिचय में आपने थोड़ा सा गलत कह दिया था, उसको मैं सुधारना चाहता हूं। और यही साफ गोई उनकी यहां नजर आती है। राहुल गांधी ने कहा कि हां, यह सही है कि मैं लगभग 4,000 किलोमीटर दक्षिण से उत्तर की ओर आया, लेकिन पश्चिम से पूरब की ओर, जो मणिपुर से यात्रा उनकी शुरुआत हुई थी यात्रा की, उसमें मैं थोड़ी देर तक पैदल चला, बाकी मैं कार से और वैसे वाहनों से चला जिसमें पैदल की बात नहीं आती है। तो इसको सुधारा उन्होंने। मतलब यह साफ गोई। यहीं पे अगर नरेंद्र मोदी होते तो उसमें दो बातें और जोड़ के कहते, क्योंकि झूठ और झूठ के इर्द गिर्द की जो राजनीति है, उसकी पराकाष्ठा आप कह सकते हैं, तो वो नरेंद्र मोदी में आपको दिखाई देती है। और इसलिए कई बार नरेंद्र मोदी जब राजनीति के उस शिखर की हम लोग बात करते हैं तो उससे बहुत दूर नजर आते हैं, भले आज राज कर रहे हों। लेकिन यहां पर नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि आज जो लोग नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहे हैं, कल वो उनसे दूर हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी की राजनीति सच पर आधारित राजनीति नहीं है, और यहीं पर सच और सत्य और शक्ति की बात भी होती है। जब शक्ति की बात करते हैं मोहन भागवत, वो भी अंडमान निकोबार करते हैं राहुल गांधी। तो बहुत कुछ है, लेकिन पहले सुनिए इस बाइट को। We cannot, there is a number of people in India who support Mr. Modi, and we cannot get away from that fact. But we do not, a lot of us do not agree with his ideology. We do not two visions of India. तो सुन रहे थे आप यहां पे राहुल गांधी अपनी बात यहां रखते हुए, और ऐसे बहुत ढेर सारे सवालों का जवाब देते हुए एक बाइट और सुनाना चाहता हूं। एक बाइट और सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी के ऊपर। ये लंबा उनका पूरा का पूरा वक्तव्य है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल रात को कांग्रेस पार्टी ने इस रिकॉर्डिंग को, हालांकि राहुल गांधी वापस लौट चुके हैं, ऑलरेडी हिंदुस्तान आ चुके हैं। 20 तक उनकी यात्रा थी, 21 तारीख की सुबह वो पहुंच चुके हैं। और अब यहां के आगामी जो निकाय, नगर निगम के जो चुनाव हैं, वहां बृहन मुंबई से लेकर तमाम महाराष्ट्र, उन चुनावों पर भी उनकी निगाहें टिकी हुई हैं। 5 राज्यों के जो चुनाव आगामी होने हैं, उस पर भी उनकी निगाहें टिकी हुई हैं। इन सब पे बातचीत चल रही है। मनरेगा को लेकर एक बड़ी बैठक होने वाली है कांग्रेस पार्टी की, और इन सब के बीच अरावली को लेकर भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं। अरावली को कैसे बचाया जाए, इसको लेकर भी एक मुहिम छेड़ी गई है। उस मुहिम में भी कांग्रेस पार्टी जोड़ने वाली है, यह खबर भी आ रही है। तो बहुत सारी ऐसी खबरों पे हमारी निगाहें टिकी हुई हैं। इन सब पे हम बात करेंगे, लेकिन एक बाइट और सुनिए राहुल गांधी के, और उसके बाद हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथी प्रशांत, माफी चाहूंगा, अमलेंदु जी भी हैं, अमलेंदु कह रहा हूं, अविनाश जी भी हैं। देखिए नाम अमलेंदु, प्रशांत, समीर, सबके नाम आ रहे हैं यहां पे, लेकिन अविनाश चूंकि हमारे साथ बहुत कम रहते हैं, इसलिए अविनाश का नाम कम आ रहा है ऐसे कार्यक्रमों में। बाकी दिन भर अविनाश ही रहते हैं हमारे साथ में। लेकिन चलिए, अभी राहुल गांधी की हम बात कर रहे हैं, और बहुत महत्वपूर्ण बातें राहुल गांधी ने कही हैं, और एक लंबी फेहरिस्त कह सकते हैं अलग अलग मुद्दों की यहां पर हम देखेंगे जब राहुल गांधी के इन वक्तव्यों को सुनेंगे। तो सुनिए जरा। As far as the fairness of elections in India is concerned, I've done press conferences where we have clearly shown, without shadow of a doubt, that we won the Haryana election. That we actually don't feel that the Maharashtra election was fair. There is a full-scale assault taking place on the institutional framework of our country. We asked direct questions to the Election Commission. I mean, I don't know if you've seen that press conference. I mean, is on the voting list, is voting 200 times in one polling booth. And when we are asking these questions to the Election Commission, we're not getting a response. So that's one aspect of it, that we fundamentally believe that there is a problem with the electoral machinery in India. Second thing is that there is a wholesale capture of our institutional framework. When you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. Look at the number of cases that the ED and the CBI have against BJP people. You'll find the answer 0, right? And look at the number of cases they have against people who oppose them, and you'll find that pretty much most of them are political cases. And so there is a weaponization of the institutional framework. There's a capture of the institutional framework. If you're a large businessman and you try to support the Congress party, you're threatened,
the ED, the CBI, these people land up. So there is an atmosphere in India where the informing from our perspective, Congress perspective, we helped build the institutional framework. So we never viewed it as our own institutional framework. We viewed it as the institutional framework of the country. That's not how the BJP sees belonging to them. And so they use it as a tool for building political power. Just look at the तो सुन रहे थे आप यहाँ राहुल गांधी ईडी से लेकर तमाम मसलों पे, चुनाव आयोग पे बात कर रहे थे, यही तो था। और राहुल गांधी लगातार हमलावर रहे भी हैं अविनाश इसमें। नहीं, बिल्कुल, जो ईडी का जो मुद्दा है जिसको लेकर राहुल गांधी बोल रहे हैं कि तमाम जो संस्थान हैं उन पर सरकार ने पूरी तरीके से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। जैसे ईडी और सीबीआई को मामले को लेकर वो बोले कि जितने भी केस चल रहे हैं वो सारे के सारे केस विपक्ष के नेताओं पर ही आपको दिखाई देंगे। बोले बीजेपी का एक भी नेता यदि वो बीजेपी में शामिल है उसके खिलाफ कोई भी केस अब तक सीबीआई या ईडी ने दर्ज नहीं किया है। पुराने मामले हैं, लेकिन वो पुराने मामले तब के हैं जब वो नेता विपक्ष में होते थे, मतलब कांग्रेस में या दूसरी ऐसी राजनीतिक दल में थे जो बीजेपी का विरोधी था। लेकिन बीजेपी के किसी भी नेता पर आज तक ईडी ने कोई छापा नहीं मारा है, सारे के सारे मामले वही हैं। और दूसरी बात राहुल गांधी ने बोली है कि जो आज की तारीख में जो पैसा है वो पैसा पूरा का पूरा बीजेपी के पास में। अगर कोई भी उद्योगपति धोखे से विपक्ष के पार्टियों को चंदा देता है तो उसके खिलाफ तुरंत ही ईडी और सीबीआई एक्शन में आ जाती है, उन पर छापे डाले जाते हैं, उनको धमकाया जाता है कि आप विपक्ष को कोई चंदा नहीं देंगे। और यही आप देखें कि जो भी चंदे की निकलती है चुनाव आयोग की तरफ से, जो घोषणा की जाती है कि किस राजनीतिक दल को कितना चंदा मिला है, तो 90% चंदा हम देखते हैं कि बीजेपी को मिला हुआ है। आज की तारीख में जो अभी सामने आया है कि कांग्रेस के अकाउंट में सिर्फ 53 करोड़ रुपए हैं, जबकि बीजेपी के अकाउंट में 6000 करोड़ से ज़्यादा रुपए डला हुआ है। तो आप खुद सोच सकते हैं, जबकि इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार होती थी और तमाम राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार होती थी, केंद्र और राज्यों को मिलाकर, जबकि बीजेपी की 2-3 राज्यों में सरकार बहुत मुश्किल से हो पाती थी, तब भी हम देखते थे कि कांग्रेस को जो चंदा मिलता था उसका लगभग आधा चंदा बीजेपी के खाते में भी होता था। लेकिन आज स्थितियां बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि तब ईडी और सीबीआई इस तरीके के छापे नहीं डालते थे कि भाई आपने बीजेपी के डर का माहौल नहीं था। यानी कल को हमारे ऊपर ईडी सीबीआई के छापे पड़ जाएंगे, आईटी के छापे पड़ जाएंगे, ये डर नहीं था। और ये कहा जा रहा है, जैसे कह भी रहे हैं राहुल गांधी, कि आज की तारीख में हमको अगर कोई चंदा देता है तो इसका मतलब है कि उसके यहां छापा पड़ जाएगा। और ईडी और सीबीआई को, ऐसे जांच एजेंसियों को राहुल गांधी सीधा सीधा उस पर आरोप लगाते हुए, हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस समय ये बात कर रहे थे 2 दिन पहले, उसी समय ईडी ने इनके खिलाफ एक याचिका दायर कर दी हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, ये वही मामला है नेशनल हेराल्ड का मामला, जिस पे ऑलरेडी ये केस ही खारिज कर चुका है लोअर कोर्ट, और उसके बाद इसको लेकर ईडी पहुंच चुका है वहां हाई कोर्ट में। लेकिन आज ईडी के हवाले से एक खबर दूसरी छपी है अखबारों में। वो खबर है कि ईडी के जो चीफ हैं उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने पिछले सालों में पॉलिटिकल जो केसेस हैं उस पर ज्यादा फोकस किया है, जबकि हमारा फोकस होना चाहिए था कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, कोई ऐसे केसेस हैं जो नॉर्मल नेचुरल केसेस हैं, इसलिए उन केसेस पे ही फोकस कीजिए और ऐसे केसेस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा वक्त गुजारने की जरूरत नहीं है। ऐसी खबर आज छपी है अखबारों में। अब पता नहीं खबर छपवाई गई है, हमारे अखबार में तो नहीं छपी है, लेकिन बाकी जगहों पे छपवाई गई है। ईडी की थोड़ी सी सुविधा जो है, ईडी का इंप्रेशन थोड़ा सा बढ़ाया जाए उसके लिए, या कुछ और है, क्योंकि राहुल गांधी और विपक्ष का पूरा कुनबा जो है वो लगातार हमलावर है अविनाश ईडी के ऊपर। और जब ये बात कर रहे हैं ईडी सीबीआई आईटी इन सब की बात कर रहे हैं, तब इनके पास, यानी कि राहुल गांधी सोनिया गांधी के नाम से अगर नोटिस जारी करवाता है ईडी, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, ये साफ नजर आता है। और ऐसे में चुनाव आयोग के ऊपर भी इन्होंने सीधा सीधा हमला बोला है। चुनाव आयोग में देखा आपने, कह दिया कि बर्लिन का नाम लिया कि बर्लिन की मॉडल जो है, सॉरी ब्राजील की मॉडल, बर्लिन में खुद है, ब्राजील की जो मॉडल है वो एक नहीं 22 जगह उसकी फोटो है। अभी ये कह रहे थे राहुल गांधी, तो ये बात अपने देश में ही नहीं, राहुल गांधी विदेश जाकर भी जो इंडियन डायस्पोरा है या ऐसे स्टूडेंट्स है, बुद्धिजीवी है, उन सबके बीच भी वो बात रखते हैं कि हाँ, जो मैं यहां कहता हूं वही वहां कहता हूं, जो वहां कहता हूं वही यहां कहता हूं, मैं साफ गोई पसंद इंसान हूं और साफ साफ अपनी बातें रखता हूं, ये साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन चुनाव आयोग पे जो हमला है वो विदेशों में कितना असर डालेगा और हिंदुस्तान के चुनाव आयोग पर इसका क्या फर्क पड़ सकता है?
नहीं, राहुल गांधी ने वहां पर भी बोला है कि हमने जो चुनाव आयोग से सवाल किए हैं कि भाई ब्राजील की मॉडल का हरियाणा की वोटिंग लिस्ट में 22 जगह नाम की फोटो कैसे आ रहा है, तो चुनाव आयोग की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बिल्कुल उन्होंने एक तरीके से जो हमारे सवाल को खारिज ही कर दिया। आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब खारिज कर रहे हैं। अगर आप खारिज भी कर रहे हैं तो बताइएगा कि भाई ये फोटोग्राफ्स कैसे आ गए हैं। 22 जगह एक फोटोग्राफ्स आ रहे हैं। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि भाई हरियाणा चुनाव तो हम हारे ही नहीं, हम चुनाव जीते हैं। यदि हारे हैं तो जिस तरीके से 22 जगह एक महिला का फोटो आ रहा है, विदेशी महिला का फोटो आ रहा है, तमाम धांधलियां हुई हैं जो वोटिंग लिस्ट के सारे, तो उन धांधलियों के एक जो कहते हैं पिक्चर हमने बिहार चुनाव में भी देखी थी। बीजेपी के तमाम नेता जिस तरीके से फोटोग्राफ डाल रहे थे कि भाई हमने हरियाणा में भी वोट दिया है, हमने दिल्ली में भी वोट दिया है, अब हम बिहार में भी वोट दे रहे हैं। तो वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए हैं और उनके जवाब नहीं मिले। और दूसरा जैसे ईडी वाला मुद्दा, जैसे आपने बताया कि इस तरह की रिपोर्ट छपी है, इस तरह की रिपोर्ट 2 साल पहले भी ईडी की तरफ से आई थी कि भाई हमको राजनीतिक केसों में ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करनी है, बाकी मनी लॉन्ड्रिंग के केस देखने हैं। क्योंकि उस समय जो सुप्रीम कोर्ट है, उस समय तो CJI DY चंद्रचूड़ थे, उन्होंने कई बार ईडी को फटकार लगाई थी। तब ईडी के जो चीफ थे उन्होंने बोला था कि भाई हमको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फोकस करना है, हमको भाई राजनीतिक केसों में ज़्यादा नहीं जाना है। क्योंकि तब हो ये रहा था कि बीजेपी के नेता की तरफ से बयान आता था कि भाई ये कांग्रेस का ये नेता है, इसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। बस इतनी खबर मिलती थी, तभी बीजेपी के किसी शासित राज्य में उसके खिलाफ एक FIR होती थी और तुरंत ही ईडी की एंट्री हो जाती थी। तो तमाम ऐसे उस समय जो केस सामने आ रहे थे, उसको लेकर जब फटकार पड़ी तब ईडी की तरफ से कहा गया था कि भाई हमको राजनीतिक केसों में नहीं फंसना है। लेकिन 2 साल बाद अगर वही बयान ईडी के चीफ को फिर देना पड़ रहा है, तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई 2 साल में ईडी के अंदर कुछ भी नहीं बदला है और ये जो बयान है बाजी हैं वो सिर्फ खाना पूर्ति हैं और उसके बाद होना वही है जो सरकार चाह रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो होना वही है जो सरकार चाह रही है। क्योंकि अगर पॉलिटिकल केसेस में ही ईडी को ज्यादा फंसे रहना है, काम ज्यादा उसी पे फोकस उसी पे रखना है, तो जो ओरिजिनल क्राइम्स हो रहे हैं उन क्राइम्स पर कौन ध्यान देगा। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बनवाया क्यों गया था और इसके पीछे की लॉजिक को, उसके तर्क को समझना होगा। और क्या उस तर्क को, उस लॉजिक को, अपने काम को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट समझ पा रहा है, यह बड़ा सवाल है। और इन सवालों के बीच राहुल गांधी ढेर सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं। एक बाइट और सुनाना चाहता हूं राहुल गांधी की, जरा उसको भी सुनते हैं और उसके बाद चर्चा और आगे बढ़ाएंगे। खबरें बहुत सारी हैं और यहां दिल्ली में हंगामा मचाया हुआ है। विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश के उच्चायोग के सामने, बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने, और खूब प्रदर्शन चल रहा है। बांग्लादेश में एक हिंदू नागरिक की जो हत्या कर दी गई, उसको लेकर वहां भारत में जो बांग्लादेश का जो दूतावास है वहां पर, हाई कमीशन है, वहां पे हंगामा मचा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी उधर बर्लिन में जो हंगामा मचा के भारत लौट चुके हैं, वो क्या कह रहे हैं, जरा एक बार और सुनिए। On the question of jobs, there is only one way that you can produce jobs at scale for a country like India, and that is manufacturing, right? And what we've done in India and what the BJP has done, they've completely disincentivized manufacturing. When they concentrate power into the hands of, 3 or 4 oligarchs, the Ambanis and Adanis of the world, these are not guys who are interested in manufacturing. If you look at what they do, they're trading companies, they're not producing companies, right? And essentially, most of them are selling Chinese product in India. So what we would do is we would look at, in fact, some of the stuff that we are seeing in Germany, we would look at how to build up small and medium industry. We would look at how to create jobs in agriculture and jobs in the connection between agriculture and the rest of the economy, cold chain, food processing, and then we would look seriously at manufacturing. And we would realign our GST, for example, which today is completely anti-producer and pro-consumer. We would try and realign some of those structures.
तो सुन रहे थे आप यहाँ राहुल गांधी अपनी बात मजबूती के साथ रखते हुए, जब भी विदेश में अपनी बात रखते हैं तो मजबूती के साथ ही रखते हैं और उन तमाम मसलों को वहां जाकर उठाते हैं जो यहां सुर्खियां नहीं बटोर पाती हैं, लेकिन जैसे ही वो विदेश में बात करते हैं अपनी तो यहां सुर्खियां बटोर लेती हैं। बीजेपी के लोग धड़ाधड़ बिल्कुल उन पर प्रतिक्रिया देने के लिए सामने आ जाते हैं। ये राहुल गांधी की एक पिछले दिनों से एक ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं कि विदेश जाते हैं, वहां अपनी बात रखते हैं और उन बातों पर यहां असर होने लगता है। और बीजेपी इस ढंग से एक नैरेट करने की कोशिश करती है कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत की छवि को धूमिल करते हैं। कितनी धूमिल करते हैं, क्या करते हैं, ये एनालाइज करना, ये इसका विश्लेषण करना भी आपका काम है। जरा आप भी सोचिएगा ध्यान से। लेकिन यहां समझने की बात जरूर है कि आखिर चुनाव आयोग के ऊपर, चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर, चाहे सीबीआई के ऊपर या आईटी इनकम टैक्स के ऊपर, यानी ऐसी जांच एजेंसियों के ऊपर जो भी राहुल गांधी ने कहा है, फिर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी ने जितने आरोप लगाया, और खासकर इसी मसले पे भी, और इस हार्टी स्कूल में जो इन्होंने अपना भाषण दिया है उसमें भी उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार धीरे धीरे संविधान को खत्म करने की ओर अग्रसर है। इसके क्या मायने हैं अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यहां पे कि कैसे कानूनों को बदला जा रहा है, कानूनों को खत्म किया जा रहा है। उसमें सबसे बड़ा कानून मनरेगा था, उसको कैसे खत्म कर दिया गया। मनरेगा को रिप्लेस करके दूसरा कानून लाया गया, लेकिन क्या वो कानून मनरेगा की तरह ही है या कुछ और है, इसको भी बहुत ज्यादा गहराई से देखने समझने की जरूरत है। और इसीलिए राहुल गांधी जो बात यहां रख रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी और अविनाश? हाँ, राहुल गांधी ने तमाम मुद्दे उठाए हैं। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बोली है कि भारत एक राज्यों का संघ है और इसमें सभी की राय के अनुसार ही काम होता है। लेकिन जो राज्यों के संघ की जगह लगता है बीजेपी ने उसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समझ लिया है, और इसीलिए आरएसएस की राय जो होती है बस खाली उसी का सम्मान होता है और बाकी का किसी से भी राय मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जिस तरीके से अभी संसद का सत्र समाप्त हुआ है उसमें बीजेपी की तरफ से जो बिल लेके आए गए, जिनकी चर्चा हुई, शुरुआत में संसद सत्र शुरू होता है तो उससे पहले सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाती है और उस बैठक में बताया जाता है कि भाई इन बिलों पर हम लेके आएंगे, इन पर चर्चाएं होंगी। तो उनमें से तमाम बिल तो आए नहीं, लेकिन जिनके बारे में बताया नहीं गया वो बिल जरूर लेके आए गए। जिस तरीके से मनरेगा को खत्म करने का बिल लेके आया गया, अचानक ही वो बिल आता है और आप मनरेगा को ही खत्म कर देते हैं। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि नहीं, हमने उसमें सुधार किया है, लेकिन आपने क्या सुधार किया है कि भाई पहले राज्यों का हिस्सा जो 10% था, कुछ मामलों में 25% था, लेकिन मैक्सिमम मामलों में 10% का हिस्सा था, लेकिन उसको आप बढ़ाकर 40% कर देते हैं। भाई राज्यों की जो स्थिति इस समय, आप जीएसटी लेके आए, जीएसटी में जिस तरीके से राज्यों का जो हिस्सेदारी थी वो पूरी की पूरी केंद्र के पास चली जाती है। उसके बाद केंद्र अपने हिसाब से वापस पैसे देता है, लेकिन तमाम राज्यों में हम देखते हैं कि उनका लाखों करोड़ों रुपए केंद्र के पास अभी भी बकाया बचा हुआ है। तो आप एक तो पैसा रोक लिया आपने पूरा, राज्यों की स्थिति पहले से ही खराब है, और अब आपने जो मनरेगा खत्म करके जिस तरीके से आप जीराम जी बिल लेके आए हैं, जो कानून बन गया है, अब उसमें आपने 40% हिस्सेदारी भी कर दी है। राज्य 40% दे नहीं पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको जो केंद्र सरकार का जो अंशदान है वो भी नहीं मिलेगा। तो धीमे धीमे करके जो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि भाई आप 11 साल से पहले आप मनरेगा को कमजोर कर रहे थे, और अब जब आपको लगा कि इसको खत्म ही नहीं किया जा सकता क्योंकि जो एक तरीके से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वो रीढ़ बन चुका है, तो आप उसकी जगह एक नया बिल लेके आते हैं और मनरेगा को अब लगभग एक तरीके से अब तो खत्म हो ही गया, नाम ही बदल गया है, योजना पूरी बदल गई है। और अब जो नई योजना आई है उसके सारे धीरे धीरे करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ पूरी तरीके से तोड़ने का जो प्लान चल रहा है उसको लेकर तमाम सवाल उठाए हैं राहुल गांधी ने। और वही अब जो आगे भी आएगा, अभी के जो बजट सत्र भी आने वाला है उनमें भी सरकार की जो मनमानी है से, क्योंकि जो राय तो विपक्ष की ली ही नहीं जा रही है किसी भी मुद्दे को लेकर। आप देख लीजिएगा तमाम जो मुद्दे आए हैं, आप रात भर से सदन चला लेते हैं, लेकिन जब आप पॉल्यूशन के मुद्दे पर चर्चा की बात मान लेते हैं और उसके बाद अचानक ही सदन का मालूम पड़ता है कि आपने निश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है, तो आप विपक्ष से कभी भी कोई राय लेने के लिए तैयार नहीं है। आप सिर्फ मनमानी कर रहे हैं और उसका नुकसान जो है वो आम लोगों को ही उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि उसका नुकसान आम जनता को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि आप मनमानी कर रहे हैं। ये मनमानी यहां साफ दिखाई दे रही है और राहुल गांधी इन्हीं मनमानियों का जिक्र यहां पे कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण। और राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र पर क्या कुछ कहा है जरा उसको भी सुन लेते हैं। राहुल गांधी देश में लोकतंत्र और लोकतंत्र को बचाने की मुहिम में कैसे विपक्ष खड़ा है, इन सब पे अपनी चर्चा, अपनी बात रख रहे हैं, सुनिए जरा।
Indian democracy is actually a global public good. It's not just an Indian asset, it's a global asset. You imagine when I'm talking about attack on the Indian democratic system, I don't say it, but it's actually an attack not just on the Indian democratic system, it's an attack on the global democratic system. Because if you were to remove India as a democracy, if you were to remove 1.5 billion people from the democratic side, that's a huge dent on global democracy. So that's why I say that it's very important for Indian people, especially, to ensure that they protect this really valuable resource. तो सुन रहे थे आप यहां पे इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या है और क्या हो गया है, इसकी बात यहां कर रहे हैं राहुल गांधी यहां साफ आरोप लगा रहे हैं जो सत्ता पक्ष अभी है उस पर कि कैसे इस सिस्टम को धीरे धीरे खत्म करने की ओर ये सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग कर रहे हैं और ये बातें यहां दिखाई दे रही हैं, इस पे चर्चा कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो बात अभी आप कह रहे थे अविनाश की, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभाएं हो, उसमें भी उस सिस्टम को लागू किया गया था। संवैधानिक तौर पर उसे मजबूत रखने की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारियां होती हैं वहां के प्रमुखों की जो जनता के द्वारा चुन के आते हैं, लेकिन अगर वही वहां पर उसे खोखला करने, कमजोर करने की कोशिश करेंगे तो फिर यह सिस्टम धीरे धीरे ध्वस्त हो जाएगा और उसी सिस्टम की बात यहां राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी इसके आगे भी बहुत सारी बातें करते हैं। एक बाइट और सुनाना चाहता हूं राहुल गांधी की, उस बाइट को सुनिए। और उधर एक खबर यह भी आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कार्यवाही चल रही है और उसमें कफ सिरप को लेकर काफी चर्चा है और कफ सिरप के मामले पे कल जो वहां के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी, वो समाजवादी पार्टी को घेर रहे थे, नमूना का जिक्र कर रहे थे। नमूने में कह रहे थे कि 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में बैठा हुआ है जो जब देखो तब विदेश चला जाता है। अब उस नमूने में वो किसकी बात कर रहे थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे थे या राहुल गांधी की बात कर रहे थे? क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से कोई नाम नहीं लिया और जब अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहे हैं तो उस पर कोई जवाब भी नहीं आया है, यानी कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि वो मोदी की ही बात कर रहे थे। तो चलिए, लेकिन 2 नमूनों की बात में से एक नमूना जो जिसका जिक्र कर रहे थे वो अखिलेश यादव का जिक्र कर रहे थे। लेकिन चलिए उस पे थोड़ी सी हल्के मूड में अगर चर्चा करें तो हम लोग ये कह सकते हैं, वरना उन्होंने बात राहुल गांधी की और अखिलेश यादव की कही थी। और अब वहां पे बैनर पोस्टर भी लग गए हैं कफ सिरप एनडीए और बनाम समाजवादी पार्टी पीडीए के। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी पे भी हम चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा है, इसमें जरा एक बाइट और सुनाना चाहता हूं। चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथी अविनाश हमारे साथ हैं और आप तमाम साथी, दोस्त, साथी, शुभचिंतक जो बाद में जुड़े हैं, आप सबका एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। सुनिए जरा राहुल गांधी को। Right. So even when I talk about the attack on the voting system, the reason they're attacking the voting system is they fundamentally don't believe that every Indian is equal. In their mind, and I've spoken to them, I know them, I talk to them. In their mind, there is no way a Dalit person is the same as an upper caste person. They cannot even they can't even compute that. Right? And that's to me the real revolution in India in 1947. That we said that actually every language, every religion, every idea in India is equal. And if you think about it, without, dissing the Europeans, no, seriously, sometimes they come to me, and so they're struggling to build an economic union, okay? We built an economic union and a political union in 1947. Yes. And we've run it just fine. तो सुन लिया आपने। यहां पे थोड़ा सा कटाक्ष करते हुए भी, चुटकी लेते हुए इन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन की बात करें, यूरोप के लोगों की बात करें तो आज भी वो इकोनॉमिकली अपने पूरे एक यूनियन बनाने की तरफ अग्रसर हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो काम हम लोगों ने आज से पॉलिटिकल यूनियन और इकोनॉमिक यूनियन ऑलरेडी 1947 में आज़ादी के साथ हमने बना लिया था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो थी वो वहाँ धार्मिक स्वतंत्रता की बात थी। वहाँ पर बात यानी भारत में
जात पात की स्वतंत्रता की बात थी, दलितों अल्पसंख्यकों सबकी बात यहां राहुल गांधी कर रहे हैं और बहुत साफगोई के साथ बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग लैंग्वेज हो गई, अलग अलग धर्म हो गए, तमाम धर्म के लोग, और एक इकोनॉमी जो राहुल गांधी ने बोला कि भाई यूरोप तो जो काम कर रहा है अभी, हमने तो 1947 में ये काम कर लिया। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उसके साथ ही तमाम जो धर्म है, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे जो विविधता है, वो पूरी भारत में एकजुटता दिखाई दी है। और कोई भी विचार हो, वो सबके विचारों की स्वतंत्रता इस देश में दी गई है। तो जो काम यूरोप आज कर रहा है वो काम तो हम 70-75 साल पहले ही कर चुके हैं। तो इस मामले में भारत यूरोप से काफ़ी आगे है। लेकिन जो आज की परिस्थितियां देश में बनी हुई हैं, जिस तरीके से जो संवैधानिक संस्थानों पर जिस तरीके का अतिक्रमण हो रहा है, उस पर जरूर राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा वही है कि जिस तरीके से चंद उद्योगपतियों के मदद के लिए कानून बनाए जाते हैं और उन्हीं की मदद की जाती है, और उसी के चलते जिस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा हो या तमाम मुद्दे हों, आज भी भारत चीन के ऊपर जो आश्रित बना हुआ है कि भाई अभी रियल अर्थ में मटेरियल की सप्लाई चाइना ने रोक दी, तो किस तरीके से तमाम जो कंपनियां हैं उन्हें अपना उत्पादन कम करना पड़ गया। तो आप अगर ये सारी चीज़ें करीब 11 साल तो सरकार को हो ही गए हैं, अगर इस तरफ कदम बढ़ाते या तमाम जैसे चीन ने जब फसल का टाइम आता है तो यूरिया की सप्लाई रोक देता है, कम कर देता है, तो आपको तमाम देशों के पास जाना पड़ता है और महंगे दामों पर वो सारे सामान खरीदने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें भारत में उपलब्ध हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि आपके मित्र उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं तो आप भी उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जो आपके दोस्तों को चाहिए आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। तो इसी के चलते भारत आज इंडस्ट्री ग्रोथ के मामले में पिछड़ा हुआ है। जबकि चाइना आज से करीब 20-30 साल पहले यदि देखा जाए तो भारत और चाइना लगभग बराबर ही थे। लेकिन आज आप चाइना के ऊपर पूरी तरीके से आपकी जो आप आश्रित हो गए हैं, उसके चलते ही जो भारत की स्थिति जो इस समय बनी हुई है वो काफ़ी चाइना से आप पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो आज जो जिस तरीके से 1.5 अरब लोग की जो जनसंख्या है, अगर उसका सही उपयोग हो तो फिर देश का विकास कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते कि सरकार की जो नीतियाँ हों वो सभी के लिए हों और सभी की राय सुनी जाए। लेकिन यहाँ ना तो वो सभी के लिए नीतियाँ बन रही हैं और ना सभी की राय ली जा रही है। सरकार का बस वही काम है कि भाई हमने ये फैसला ले लिया है और इसको बस खाली लागू होना है। अगर विपक्ष की, इससे पहले भी हमने देखा है कि आज भी सदन में बीजेपी के नेता ही बोलते हैं कि जब हम विपक्ष में थे तो हमारी बात सुनी जाती थी, या जब हम सत्ता पक्ष में आए तो उस समय भी विपक्ष को बोलने का भी अधिकार था और उनकी बात भी सुनी जाती थी। लेकिन क्या आज वो सारी चीज़ें हो रही हैं? तो इस पर से जो तमाम सवाल राहुल गांधी ने बर्लिन में भी उठाए हैं, वो देश में भी ये सवाल उठाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि राहुल गांधी जो बोले हैं वो बर्लिन में जाकर ही बोले हैं। उन्होंने ये सवाल सदन में भी उठाए हैं और यहाँ पब्लिक मीटिंग में भी उठाए हैं और तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठाए हैं। लेकिन आज बीजेपी के नेता राहुल गांधी के उन्हीं बयानों को, जिन बयानों पर राहुल गांधी के भारत में वो रिप्लाई नहीं करते हैं, राहुल गांधी ने अगर वो बयान बर्लिन में दे दिए हैं तो उस पर वो रिप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड मीडिया उस चीज़ को दिखा रहा है, उसको छाप रहा है। अब यहाँ पर जरूर आप उस पर एक तरीके से रोक लगा सकते हैं तमाम मीडिया संस्थानों के जरिए। हम देखते हैं कि राहुल गांधी के तमाम बयान होते हैं तो हमको मीडिया में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन आप जब बर्लिन में उन्होंने बयान दिया तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं। तो इसीलिए बीजेपी के तमाम नेता, जैसे ही राहुल गांधी का वीडियो सामने आया है, पूरे के पूरी बीजेपी एक तरीके से हमलावर दिखाई दे रही है और वो उनका कहना है कि भाई राहुल गांधी देश की बदनामी कर रहे हैं। जबकि राहुल गांधी ने जो भी सवाल उठाए हैं वो सारे वही सवाल हैं जो वो भारत में रहकर पूछ रहे हैं। बिल्कुल, और भारत में रह के पूछें तो फिर भारत की बदनामी नहीं होती है, लेकिन विदेश जाकर ये बात करें, वहां इंडियन डायस्पोरा से बात करें तो बदनामी राहुल गांधी करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बाहर जाकर कहते हैं कि 2014 से पहले यहां इस देश में पैदा होना भी गुनाह लगता था, तब क्या देश की बदनामी नहीं होती थी? राहुल गांधी ऐसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस नहीं कहते हैं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी देश का नाम बदनाम कर रहे हैं, ऐसा आरोप बीजेपी लगाती है राहुल गांधी के ऊपर। चलिए, ये राजनीति है और ये चलता रहेगा, लेकिन इस राजनीति के बीच राहुल गांधी जो बात कर रहे थे उसमें उन्होंने अदानी अंबानी का जिक्र करना भी नहीं छोड़ा। इस बारे में भी उन्होंने बात कही कि कैसे अगर सेंट्रलाइज्ड वे में अगर आप काम करेंगे, अगर पूरे के पूरे उद्योग जगत में जहां बहुत सारे लोग हैं वहां पर सिर्फ 2 लोगों को ही आप सब कुछ दे देंगे तो फिर वही मोनोपोली हो जाएगी, डुओपोली हो जाएगी। और उस मोनोपोली डुओपोली के कारण कैसे यहां हमारे देश में अभी पिछले दिनों इंडिगो का संकट आया और कैसे और भी संकट आ सकते हैं, इन सब का भी जिक्र करते हुए, यानी एक
यहाँ स्टेट्समैन की भूमिका निभाते हुए राहुल गांधी नजर आए, जहां कैसे भारत को आगे बढ़ाया जा सकता है, भारत की छवि कैसे सुधर सकती है, भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो सकता है, भारत का लोकतंत्र कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे कमजोरी से हम मजबूती की ओर बढ़ सकते हैं। इन सारी बातों को राहुल गांधी ने लगभग एक डेढ़ घंटे के इस पूरे कन्वर्सेशन में उन्होंने रखा है। और चुनाव आयोग कैसे मजबूत हो सकता है, भारत की जो यहाँ के जो कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, वो किस दिशा में है, सब कुछ, यानी अलग अलग जो हिस्सा है, चाहे वो न्यायपालिका हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, इन तीनों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने अपनी बात रखी। एक बहुत ही शानदार राहुल गांधी का ये कन्वर्सेशन था, जिसमें उन्होंने बहुत शानदार ढंग से इन तमाम मसलों को उठाया है, रखा है। अब भले बीजेपी राजनीति करे, राहुल गांधी को भी राजनीति करनी है, वो भी राजनीति करेंगे, लेकिन यहां इन बातों को सुनना समझना जरूरी है। आप लोग सुनिएगा, उनके वीडियो को देखिएगा, और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम यहां पर एक छोटे से कार्यक्रम में आप तक नहीं पहुंचा सकते, रखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इन सब के बीच जरा देश में और भी बहुत कुछ हो रहा है। एक तो अभी अभी जो खबर आ रही है वो बांग्लादेश से रिलेटेड खबर है, उसमें कुछ विजुअल्स आपके सामने रखना चाहता हूं, अगर हमारी टीम दिखाना चाहे तो जरूर, क्योंकि यहां बांग्लादेश उच्चायोग, आप जानते हैं जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं जिसमें बांग्लादेश भी है, और यहां हाई कमीशन होते हैं, तो बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन चल रहा है। भारत और बांग्लादेश का संबंध बिल्कुल कहा जाए तो बहुत ही खराब स्थिति में है, और वैसे में इस वक्त यहां बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन, और ये प्रदर्शन जो है वो उस कारण हो रहा है जबकि वहां बांग्लादेश में एक हिंदू की हत्या कर दी गई, और उसके बाद बांग्लादेश में भी, और जब परसों मोहन भागवत गए थे कोलकाता, तो वहां उन्होंने आह्वान किया था वहां के बंगाल के, मतलब पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को भी और बांग्लादेश के हिंदुओं को भी आह्वान किया था कि वो एकजुट हों। एकजुट होने की बात जब आती है तो दूसरा भी एकजुट होता है, यानी पोलराइज करते हैं आप, बंटवारा करते हैं आप, और उस बंटवारे की बात यहां साफ साफ दिखाई देती है। और जो कुछ भी हुआ है बांग्लादेश में हो चाहे हिंदुस्तान में हो, वो गलत है। आखलाक के मामले में आप लोगों ने सुना होगा कि आखलाक का केस उत्तर प्रदेश सरकार ने ही, आखलाक जिसके फ्रिज में गाय का मांस रखने के आरोप में उसको मार डाला गया था, लिंचिंग कर दी गई थी, 2013-14 की बात है। सरकार इनकी आई थी, लेकिन उसके बाद अब उस केस को बिल्कुल क्लोज करने के लिए आवेदन चला गया है उत्तर प्रदेश की तरफ से। यानी आप पहले घटनाक्रम को आगे बढ़ाइए, एक घटना को अंजाम तक पहुंचाइए, उसके बाद विड्रॉ कीजिए, क्योंकि वहां वैसा कुछ नहीं था। फॉरेंसिक लैब में यह पता चल गया कि उसके फ्रिज में जिस मांस के कारण हत्या हुई थी वो गाय का मांस नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा मामला था जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार आने वाले समय में और फंस सकती थी, तो उससे उत्तर प्रदेश सरकार खुद को विड्रॉ कर रही है। उसने एप्लीकेशन, क्लोजिंग का एप्लीकेशन दे दिया है। लेकिन यहां पर जो चल रहा है, ये जिक्र इसलिए उत्तर प्रदेश या आखलाक का जिक्र मैं कर रहा हूं क्योंकि ऐसा ही मामला वहां है। अल्पसंख्यक वहां हिंदू है, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू है तो हिंदू के ऊपर हमला करो, यहां पर हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक मुसलमान है तो मुसलमान के ऊपर हमला करो। आखिर ऐसा क्यों होता है? आप एक साथ, और इसी की चिंता राहुल गांधी बर्लिन में कर रहे हैं कि ये भारत जो है इस तरह का देश नहीं है। यहां धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, धर्म की आजादी दी गई है, आपको किस धर्म को मानना है ये आपकी आजादी है। इस बीच ये विजुअल देखिए, यहां दिल्ली के विजुअल्स हैं जहां पुलिस फोर्स की तैनाती आप पूरी फुल स्क्रीन देखिए, एक दमखम के साथ यहां पर फोर्स है। लेकिन उसके बाद बांग्लादेश उच्चायोग के सामने यहां हंगामा चल रहा है, बहुत अलग तरह का हंगामा। उस हंगामे के विजुअल्स हमारे पास अभी नहीं है, वो विजुअल भी आते हैं तो हम आपको दिखाते हैं। लेकिन ये बांग्लादेश बनाम भारत की बात है और संबंध दोनों के बीच बहुत खराब है। हिंदुस्तान में क्या कुछ चल रहा है उस पर भी हम थोड़ी सी अपनी निगाह और आगे बढ़ाते हैं। हिंदुस्तान में इस वक्त एक राज्य ऐसा है जहां इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं। एक इलेक्शन खत्म हुआ, एक चुनाव खत्म हुए, दूसरे चुनाव की तैयारी चल रही है। राज्य का नाम है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में आप ये विजुअल्स, इन विजुअल्स को जरा दिखाना जरूरी है। जरा ये देखिए, ये भीड़ वहां पे इकट्ठा है। बांग्लादेश की बात मैं कर रहा हूं, बांग्लादेश में नहीं, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में। और
अलग तस्वीरें वहां की। लेकिन अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे और ये कुछ राजनीति भी चलती है हमारे साथ। हमारी सहयोगी आंचल जुड़ गई हैं। आंचल, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और एक बार फिर आप तमाम साथी जो बाद में जुड़े हैं, आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और महाराष्ट्र में चुनाव, अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होने हैं। नगर बृहन मुंबई महानगर पालिका के साथ साथ पूरे राज्य के जो नगर पालिकाएं हैं उसके चुनाव होने हैं। और उस चुनाव के गणित कुछ और दिखाई दे रहे हैं। उससे पहले जो अभी चुनाव खत्म हुए हैं और निकायों के चुनाव, उन निकायों के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। महायुति जो है वो कुनबा मजबूती के साथ दिखा। लेकिन अब आने वाले चुनावों में गणित कुछ अलग बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। तिकड़में होती हैं राजनीति में, सियासत में। अगर आप गोटियां यहां से वहां से यहां ना बैठाएं तो फिर आप राजनीति नहीं कर पाएंगे, ऐसा कहा जाता है, राजनेता ऐसे ही कहते हैं। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी की बातचीत हुई है, ये भी बताइए। उसके बाद उधर अजीत पवार किसी और से बातचीत कर रहे हैं, वो क्या कुछ चल रहा है, वहां की सियासत में क्या चल रहा है। आंचल जी, राजीव जी, मैं आपको बता दूं कि अभी जो निकाय के चुनाव हुए थे और जो नतीजे आए हैं वहां से निकलकर महायुति को बम्पर जीत तो मिल गई, लेकिन उसके बाद जो सवाल खड़े हो रहे हैं नतीजों को लेकर, विपक्ष तो हैरान है ही, लेकिन शिंदे गुट की बात करें और अजीत पवार की बात करें तो वो भी हैरान है। उनको भी हैरानी हो रही है कि ऐसे नतीजे कैसे आ सकते हैं, क्योंकि नतीजे तो बीजेपी के पक्ष में आए, निकाय चुनाव के। जी बिल्कुल, निकाय चुनाव के नतीजे तो बीजेपी के पक्ष में आए, लेकिन एक हैरानी की बात जो शिंदे के लिए और अजीत पवार के लिए हो गई, क्योंकि नतीजे सामने आने के बाद अजीत पवार और शिंदे दोनों ही गुट कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि बीजेपी नंबर 1 की पार्टी बनकर सामने आई है और बीजेपी ने इस चुनाव में कहीं ना कहीं शिंदे के गढ़, मतलब ठाणे की बात करें तो ठाणे में तो एकदम सेंधमारी कर दी और उसी को हरा दिया शिंदे को, जो उनका गढ़ माना जाता था कितने सालों से। कुछ जगह जहां फ्रेंडली फाइट्स थी वहां पर भी बीजेपी ने जीत हासिल की। उसके बाद से लगातार बिखराव जो है दिखाई दे रहा है। शिंदे जो है नाराज दिखाई दे रहे हैं लगातार। उससे पहले भी कई बार खबरें ऐसी आई थी कि शिंदे नाराज है और अब अजीत पवार भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि अब खबर यह भी आ रही है कि अजीत पवार ने कांग्रेस नेता सतेज पाटिल से बात की है, फोन किया, सामने से खुद जाकर फोन किया सतेज पाटिल को, और उन्होंने गठबंधन का प्रस्ताव रखा है कि आगे जो पुणे नगर निगम चुनाव होंगे उसमें हम आपसे गठबंधन करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है फिलहाल के लिए कि अभी हम पार्टी के नेतृत्व से बात करेंगे और उसके बाद आगे इस पर फैसला किया। बहुत बड़ी खबर आप बता रही हैं कि अजीत पवार ने कांग्रेस से संपर्क साधा है, ये खासकर पुणे के लिए। लेकिन सतीश, क्या नाम बता रही हैं आप? सतीश पाटिल से संपर्क साधा है। और इस बीच राहुल गांधी संपर्क साध रहे हैं उधर संजय राउत यानी उद्धव गुट, और उद्धव गुट के साथ रहे हैं। और फिर इधर क्योंकि ये तो महाविकास आघाड़ी में उद्धव गुट, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी शरद पवार गुट, ये तीनों हैं ही। और लगातार कहा जा रहा है कि अजीत पवार चाहते हैं कि शरद पवार के साथ आ जाएं, और दोनों के बीच तालमेल नहीं बैठने का कारण भी माना जा सकता है कि उस कारण भी अब अजीत पवार शायद कांग्रेस के साथ आना चाहते हों, कांग्रेस के जरिए इस कुनबे में आना चाहते हों, ये भी हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। और पिछले काफी वक्त से देखा भी जा रहा है कि अजीत पवार लगातार कांग्रेस को लेकर, अगर कांग्रेस की बात करें, चाहे उनके चाचा शरद पवार की भी बात करें, तो पिछले काफी वक्त से ऐसी खबरें भी आ रही हैं और देखा भी जा रहा है साफ साफ कि किस तरीके से नरम रुख वो दिखा रहे हैं अपने चाचा को लेकर, कांग्रेस को लेकर। और अब तो इन जो खबरें थी इन पर मोहर खुद उन्होंने लगा दिया, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के नेता को सतेज पाटिल को फोन किया, सामने से प्रस्ताव रखा है कि हम गठबंधन करना चाहते हैं। और इस पर अब विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया रहती है, कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रहती है, इस पर तो नजरें हैं ही। और उन्होंने बोला भी कि हम बात करके बताएंगे कि आगे पार्टी क्या चाहती है, गठबंधन होता है या नहीं होता। बहुत जल्दी ये भी साफ हो जाएगा, क्योंकि 16 तारीख को तो नतीजे भी आने और उससे पहले 15 तारीख को जो चुनाव है उसमें देखना भी होगा कि साथ में लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, गठबंधन होता है या नहीं होता है। लेकिन जो अभी सियासी समीकरण है कहीं ना कहीं उसमें उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में संकेत मिलने लगे हैं, क्योंकि शिंदे जो है वो पहले से नाराज बताए जा रहे थे, अजीत पवार ने अब संपर्क साध लिया कांग्रेस से। तो ऐसे में जो पूरा महायुति है, एक तरफ उसके लिए खुशी की बात है कि वो उन्होंने निकाय चुनाव जीत लिया, बीजेपी नंबर 1 की पार्टी बन गई। लेकिन जो उनके दोनों सहयोगी हैं, शिंदे हो चाहे अजीत पवार हो, दोनों ही बिखरते जा रहे हैं, दोनों ही अपनी राह अलग अलग तलाश होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, दोनों कमजोर होते जा रहे हैं। और इसके पीछे बीजेपी ही सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा था। विधानसभा चुनाव की बात करें तब भी विपक्ष ने यही कहा था कि बीजेपी की तो हमेशा का ये आदत रही है कि जब भी उसको किसी राज्य में सत्ता में आना होता है तो वो क्षेत्रीय पार्टियों को सहारा लेती है, फिर सत्ता में आती है और उन क्षेत्रीय पार्टियों को इतना कमजोर कर देती है और किनारे लगा देती है कि वो खुद ही सत्ता में रह जाती है। तो वही अब कहीं ना कहीं होता भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सत्ता में आई, शिंदे के दम पर आई, शिंदे की योजना थी लाडली बहन योजना, उसके दम पर बीजेपी सत्ता में आती है महाराष्ट्र में। और अब शिंदे को खुद कमजोर कर दिया गया, उसके गढ़ में सेंधमारी कर दी गई, वहां पर उसको हरा दिया गया। और अब ऐसे में साफ दिखाई दे रहा है कि शिंदे जो है कमजोर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो अपना गढ़ जो है वही
हार गए हैं, तो उसके बाद उनके पास बचता क्या है आखिर आगे के लिए। तो ऐसे में ये साफ साफ मोहर लगा दी गई इस बात पर, बीजेपी की इस बात पर, कि बीजेपी वाकई में अपने सहयोगियों को कमजोर करती है। और यही चीज हमें बिहार में भी देखने को मिली थी। अगर देखा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद साफ देखा गया था कि उन्होंने नीतीश कुमार को भी कमजोर कर दिया, उन पर दबाव बनाया जा रहा है लगातार, और अब वही चीज महाराष्ट्र में भी हम साफ साफ देख ही रहे हैं। बिहार का आप जिक्र कर रही थी, बहुत अच्छा जिक्र किया। वो खबर मैं शुरुआत में बता भी रहा था कि वहाँ मांझी साहब जो हैं वो बिल्कुल परेशान नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले तो उन्होंने कहा कि कैसे हमने वोटों की चोरी कराई, वो साफ साफ अब हमारे तमाम साथी जानते भी हैं। और दूसरा वो कह रहे हैं कि कमीशन भी हमको जो चाहे वो MP लेड की या MLA लेड से जो वहाँ से जो पैसे आते हैं उसमें हम लोगों का कमीशन तो बंधा रहता है, और शायद ठीक ठाक कमीशन उनको मिला भी है। तो ये जानकारी बार बार दे रहे हैं, यानी ये माना जाए साफ साफ कि कहीं न कहीं वो भी यहां विद्रोह के मूड में हैं मांझी, क्योंकि मांझी को सीट चाहिए, एटलीस्ट एक, हाँ, राज्यसभा की एक सीट चाहिए, और नीतीश कुमार को पैकेज चाहिए। तो वहां भी बहुत अच्छी स्थिति नजर नहीं आती है। सरकार चलेगी, हम सरकार गिराने वाले नहीं हैं, सरकार गिराने का काम किसी और का है, वो लोग करें, लेकिन हाँ इतना है कि जो कुछ चल रहा है उन खबरों को दोस्तों हम आप तक पहुंचाते हैं। कई लोग होते हैं कि आज सुबह सुबह बैठते हैं और शाम को सरकार गिर जाएगी वो कहने लगते हैं, करने लगते हैं, लेकिन जो खबर है वो खबर आप तक पहुंचाना हमारा काम है। और उन्हीं खबरों में से एक ये खबर भी बार बार आती है कि बिहार में जो चल रहा है, नीतीश बाबू 1.5 साल बाद पहली बार आधिकारिक तौर पर मिल के गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इससे पहले नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री कई बार चुनावी मंचों पे मिले, नरेंद्र मोदी जब वहां पटना गए तब मुलाकात हुई, ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर एक मुख्यमंत्री एक प्रधानमंत्री से मिलता है, ये क्रम टूट जाता है 2024 जून के बाद से। जून में जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी, उसके बाद अब 25 जुलाई, कल 22 जुलाई थी, कल, हाँ 22 दिसंबर था कल, तो 22 दिसंबर को प्रधानमंत्री जो हैं वो मिलते हैं मुख्यमंत्री से। तो ये देखिए कि क्या किस दिशा में वो पूरा का पूरा ये मामला गया है। और अब कह रहे हैं नीतीश बाबू कि मैं यहां आया था अपने राज्य के विकास के लिए पैकेज लेने के लिए, और यही बात तो चंद्रबाबू नायडू भी करते हैं। तो और वो भी आते हैं, कुछ पैसे लेके जाते हैं, कुछ पैकेज लेके जाते हैं विकास के नाम पे। तो देखते हैं कि कैसे ये राज्य विकास करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव पर निगाहें टिकी हुई हैं, और महाराष्ट्र में जो निकाय चुनाव हो गए, पंचायत चुनाव हो गए, अब निगमों के चुनाव हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो मामला है वो मुंबई, बृहन मुंबई महानगर पालिका का है। और उसमें क्या स्थिति होगी, क्योंकि 2 दशक से यानी 20 साल से कब्जा है वहां पर सीधे सीधे उद्धव गुट का, और अब वो उद्धव गुट क्या इस बार उस कब्जे को बरकरार रखेगा। और ये एक बड़ी वहां पर चुनौती है उद्धव गुट के लिए, क्योंकि उद्धव गुट भी काफी कमजोर हो गया है। अभी जो निकाय चुनाव में हमने देखा कि उसमें ये जो महाविकास आघाड़ी है उसमें नंबर 1 पार्टी बनकर कांग्रेस उभरी है, और NCP, शरद पवार गुट और उद्धव गुट दोनों यहां कमजोर हो गए हैं। दहाई का आंकड़े नहीं छू पाए ये लोग दोनों। जी बिल्कुल, जो आंकड़े थे वो काफी हैरान करने वाले थे, जो नतीजे आए निकाय चुनाव के वो वाकई में हैरान करने वाले थे। लेकिन उद्धव गुट की तरफ से लगातार अपने वो बयान पर अपने कायम है, लगातार वो यही कह रहे हैं कि जो नतीजे आए हैं उसमें चोरी हुई है, वोटों को खरीदा गया है। यहाँ तक कि सामना में तो लेख छापा गया इसको लेकर कि 4,000 से लेकर 25,000 रुपए तक में वोट खरीदे गए हैं, इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बोला है कि अब जो सत्ता रही है वो सत्ता नहीं है, वो पैसों के दम पर जीती जा रही सत्ता है, क्योंकि ये जो वोट है, ये जनता के वोट, जैसे बिहार में हुआ 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दिए गए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब नीतीश कुमार की तरफ से तो ऐलान कर दिया गया कि हम महिलाओं को 10,000 रुपए दे रहे हैं, और साफ विपक्ष ने तो यही कहा था कि हम ये मतलब ये जो नीतीश कुमार है वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। और ये बात कहीं ना कहीं मांझी ने जो अब कहा है उससे कबूल भी हो गई है, कि मांझी ने जो बोला कि हाँ वोटों में धांधली हुई है, हमने तो करवाई थी, DM से फोन पर बात की थी, 2700 वोट दिलवाए थे, लेकिन इस बार हम बात नहीं कर पाए, तो इस बार हमारा कैंडिडेट हार गया, इस तरीके का मतलब कबूल कर लिया उन्होंने। साफ साफ ये कह दिया है कि हाँ वोट जो चुनाव जीते गए हैं, बिहार के हों, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, चाहे वो कहीं और कहीं के क्यों हों, लेकिन वहाँ पे हर जगह धांधली हुई है, वोटों की चोरी हुई है, पैसों में वोट खरीदे गए हैं। ये सारे आरोप जो है इन पर मोहर लगा दिए जीतन राम मांझी ने। और इसके बाद जीतन राम मांझी बौखलाए हुए भी दिखाई दे रहे हैं बार बार लगातार, क्योंकि बीजेपी लगातार, हो सकता है कि बीजेपी उनकी सुन ना रही हो, इसलिए वो ये खुलासे कर रहे हैं, ऐसा भी सामने आ सकता है। क्योंकि जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि मुझे राज्यसभा की सीट चाहिए, उसके बाद
उन्होंने एक ये भी बोला है कि कमीशन ली जाती है, कमीशन पे ही राजनीति चलती है। इस तरीके के जो बयान है वो बीजेपी पर कई सवाल खड़े करते हैं, चाहे वो बिहार की राजनीति की बात की जाए, चाहे वो महाराष्ट्र की राजनीति की बात की जाए। महाराष्ट्र में भी अभी चुनाव हुए हैं और आगे 15 तारीख को बीएमसी के चुनाव होने हैं, नगर निगम के चुनाव होने हैं। तो ये जो चुनाव है इनमें भी कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा रही है, संभावना जताई जा रही है विपक्ष की तरफ से कि जो नतीजे अब आए हैं हो सकता है वैसे ही बीजेपी के पक्ष में आगे भी आए, क्योंकि जो वोट चोरी अभी हुई है वो आगे भी बीजेपी कर सकती है। एक जो भरोसा था चुनाव आयोग पे, चुनाव की जो पूरी पद्धति है, प्रोसेस है, वो भरोसा कहीं ना कहीं अब जनता भी खो रही है। इसलिए कई लोग कहते भी हैं, हमारे दर्शक